आने का कष्ट करें। ने एक इनिशिएटिव लिया था अफ्रीकी यूनियन को G20 में सम्मिलित करने का। बाकायदा आज प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है और अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बना लिया गया है। श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, कितना बड़ा फैसला और कितना बड़ा इनिशिएटिव? तो फिलहाल उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है और हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम की तस्वीरें। सभी आमंत्रित देश यहां पर पहुंचे और साथ ही साथ G20 के 19 सदस्य देश और यूरोपीय यूनियन के सदस्य भी वहां पर पहुंचे और आपने ये तस्वीरें लगातार देखी। ओपनिंग रिमार्क भी सुना जो प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में मोरक्को को जो भी दुखद घटना हुई है उसके लिए संवेदना व्यक्त की और साथ ही कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी देश, पूरी दुनिया मोरक्को के साथ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि G20 के दौरान भारत के नेतृत्व में 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें हुई हैं और सभी को साथ लेने की बात प्रधानमंत्री ने कही। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास। हम जो है घरेलू स्तर पर इसका प्रयास हम लगातार करते रहे हैं और हमने अफ्रीकी देशों को G20 से जोड़ने के प्रयास में भी सबका साथ सबका विश्वास मंत्र को लागू करने का प्रयास यहाँ पर किया है। भरोसा बहाल होगा तो विश्व में शांति भी आ पाएगी। तो आपको बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता में कई कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। भारत ने कई नई पहल की हैं जिन्होंने बेहतर भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाया है। भारत की अध्यक्षता में DRR ग्रुप की स्थापना हुई और साथ ही स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की भी शुरुआत की गई है। और कहीं ना कहीं G20 सम्मेलन में प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता का लगातार पुट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक जो उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि 4000 वर्ष पूर्व भारत ने एक संदेश प्रेषित किया था विश्व शांति का और उस पर हम अभी भी अमल कर रहे हैं। G20 भी उस पर अमल कर रहा है और 2500 साल पुराना एक स्तंभ है जिसमें मानवता को केंद्र में रखकर विश्वास बहाल करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है और G20 समिट में भारत इस संदेश को प्रेषित करने का प्रयास अपनी ओर से लगातार कर रहा है। बिल्कुल प्रतिबिंब और भारत की संस्कृति में रहा है वसुधैव कुटुंबकम। ये भावना भारत की संस्कृति में निहित है, यानी कि भारत ये कहता है कि पूरी दुनिया परिवार है और एक परिवार की तरह सद्भाव के साथ हम सभी को विकास की ओर आगे बढ़ना है। और इसी को देखते हुए G20 की जो थीम रखी गई है भारत के नेतृत्व में, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि एक पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए एक परिवार की तरह हम सभी को मिलकर आगे कदम बढ़ाना है और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना है। उन्होंने कहा कि युद्ध की विभीषिका वैश्विक विश्वास को कम करती है और हम सब एक साथ मिलकर कोशिश करें कि युद्ध को नकारा जाए और वैश्विक विश्वास एक बार फिर से बहाल किया जाए। बिल्कुल। और वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के तहत G20 में कई बैठकें हुई जिनमें भारत के 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकें हुई। इनमें लगभग हर राज्य के किसी न किसी शहर में बैठक ज़रूर हुई है और यहाँ पर अलग अलग ग्रुप ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की जिनमें कृषि, ऊर्जा परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और इसी के साथ क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि हम घरेलू स्तर पर कोशिश करते आए हैं कि पंक्ति में अंतिम में खड़े हुए व्यक्ति तक कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है उसके बयार पहुंच पाए और इसी सिद्धांत पर अमल करते हुए हमने एक और पहल की है, एक और प्रयास किया है G20 से अफ्रीकी देशों को यानी कि अफ्रीकी यूनियन को जोड़ने का और वो आज फलीभूत हो रहा है और उसकी घोषणा आज बाकायदा कर दी गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में 9 देशों को आमंत्रित किया गया है जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ 19 सदस्य देश मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा,
चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और इसी के साथ यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्राध्यक्ष भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और पहले सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसका विषय है एक पृथ्वी। जी हाँ, एक पृथ्वी यानी पूरे पृथ्वी को एक परिवार मानकर आगे बढ़ने की जो टैगलाइन दी गई है, वसुधैव कुटुंबकम, उसका प्रारंभिक चरण पहले सत्र में किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता पवन। पवन, भारत मंडपम में क्या कुछ नज़ारा आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ गतिविधियां हुई जिनके बारे में आप बता सकते हैं? शालिनी, जहाँ तक भारत मंडपम की बात है, वहाँ पे वन अर्थ जो पहला सेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा हमने सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, उन्होंने ओपनिंग जो है रिमार्क्स किए और उसके बाद बड़ा टेक अवे ये है कि अफ्रीकन यूनियन को जो है G20 में शामिल कर लिया गया है। हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर गए और जो अफ्रीकन यूनियन, क्षमा करिएगा, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। यूरोपियन यूनियन तो पहले ही सदस्य है G20 का। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को उनका स्वागत किया गया, उनको सीट पे लाया विदेश मंत्री ने, प्रधानमंत्री से वो गले मिले, उसके बाद वो बैठे अपनी जगह पर और इस तरह जो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है। शालिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सबसे बड़ी बात इस G20 प्रेसिडेंसी में भारत की हुई है, वो ग्लोबल साउथ का जो लीडर बन के भारत उभरा है, वो स्पष्ट तौर पे ये साबित कर गया जब अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है G20 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस विषय से कि ग्लोबल साउथ जो है वो मजबूत हुआ है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में जो भी देश हैं वो ज़्यादातर विकासशील देश है। भारत भी एक विकासशील देश है और G20 में विकसित देश भी शामिल हैं। तो विकासशील देशों की आवाज़ को भारत की प्रेसिडेंसी में बुलंदी मिली है, ये पहला टेक अवे है अगर हम अभी तक की बात करें, जबकि पहला सेशन ही स्टार्ट हुआ है। तो ये बड़ी बात है क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है उसके 55 देश हैं शालिनी। तो 55 देशों में वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है अफ्रीकन देशों की, हम सभी जानते हैं कि वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो उनको भारत की प्रेसिडेंसी में जब ये उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, उनकी आवाज़ को शामिल किया जाता है G20 जैसे इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे, तो ये बड़ी बात हो जाती है। यूरोपियन यूनियन के 25 देश हैं, यूरोपियन यूनियन पहले ही G20 का जो है वो सदस्य है। तो इस तरह से लगभग जो पूरा वर्ल्ड है, तो G20 एक और मजबूत प्लेटफॉर्म बना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया की टोटल GDP है शालिनी, उसका जो 85% है वो G20 में जो शामिल देश हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही साथ जो टोटल ट्रेड है, व्यापार है, वो 75% जो है वो G20 के देश जो हैं उनके बीच में होता है। तो ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा इस मामले में। और जो ग्लोबल साउथ की बात होती है शालिनी, तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ जाहिर तौर पे बुलंद हुई है और ये बड़ी बात ये भी शामिल तो अफ्रीकन यूनियन को किया ही गया है। जब ये डिक्लेरेशन आएगी कल, जब समापन होगा G20 समिट का, तो उसमें मेजर टेक अवे होगा कि ग्लोबल साउथ जो है वो और मजबूत हुआ है और भारत उसको लीड कर रहा है। शालिनी, मैं वही पूछ रही हूं। सीधे कंटिन्यू। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पवन, हमारे संवाददाता, जो हमें लगातार अपडेट दे रहे थे। और एक नया अपडेट मैं आपको दे दूं कि स्टूडियो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजय भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, सर बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और साथ ही मेरे साथ रुचिता बेरी हैं जो कि कंसल्टेंट हैं MPIDS से। आपका भी बहुत स्वागत मैम संसद टीवी में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ा दिन G20 विश्व कुंभ का आगाज जो है वो भारत में हो चुका है और वसुधैव कुटुंबकम की इस सोच के साथ भारत मेजबानी कर रहा है, दुनिया को लीड कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रामवीर भी जुड़े हुए हैं। जी, अभी तक G20 के अंदर जो 20 देश शामिल थे और उसमें यूरोपियन यूनियन को भी एक देश के बराबर माना गया, लेकिन एक तरह से बहुत बहुत शुभकामना, अफ्रीकन यूनियन भी अब उसमें शामिल हो गया है।
और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं आपको कि करीब 90% दुनिया एक साथ इकट्ठा होती है इस तरीके से। जी बिल्कुल, ये वो मंच है जो कि 85% से ज़्यादा इकॉनमी, और अब देख सकते हैं कि दुनिया की जो आबादी है उसका एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। संजय भट्टाचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। पहला सवाल, और हर भारतीय जो है आज गर्व से उसका जो सीना है वो 56 इंच से ज़्यादा का हो चुका है। कितना बड़ा मौका भारत के लिए, पूरी दुनिया की जो शीर्ष शक्तियां हैं वो एक मंच पर भारत के नेतृत्व में, और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। ये कितना बड़ा संदेश। G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ऐसे समय में जब कोविड का प्रकार सारे दुनिया में फैल रहा था और आर्थिक स्थिति भी बहुत नाजुक था, ऐसे समय में भारत ने G20 का नेतृत्व लिया, जो कि बाली समिट में हुआ था पिछले साल। और उससे आज तक हम देख सकते हैं कि भारत ने अपने नेतृत्व के दौरान एक नया आशा प्रकट किया है, जो कि दुनिया में बहुत ही आशा का एक किरण आया हुआ है। और इसको हम देख सकते हैं कि इंक्लूजन, जो कि सबका जो पार्टिसिपेशन होता है, जन भागीदारी, देश के अंदर भी और बाहर भी, जो हम लोग कर रहे हैं कि इंक्लूजन के अलावा इसको हम लोग डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन ऐसा होना चाहिए ताकि मल्टीलैटरल फोरम्स जो है उसमें मल्टीपोलैरिटी का जो वर्ल्ड जिसमें हम लोग अपना नेतृत्व कर रहे हैं उसका भी हम लोग अपना सही अंश निभा पाए। और इसके साथ हमारे जो पुराना संस्कृति और का है उसका भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें G20 के अंतर्गत लाया है। बिल्कुल, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है, और रुचिता मैम ये सवाल एक तरह से आपसे अगर किया जाए तो ये जो समिट है, इस समिट का जो शुरुआती ही जो गोल रखा गया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक तरह से जो स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता, वो बनी रहे पूरी दुनिया में, उस गोल पर क्या ये जो देश हैं इनके जो प्रयास रहे हैं उस पर ये कुछ खरे उतरते हुए आपको दिखे इस दरमियान? धन्यवाद मुझे इस महत्वपूर्ण जो हमारी बैठक हो रही है उसमें बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा, हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय G20 के बारे में, और भारत का जो मूल मंत्र है उसका यही है कि भाई वन अर्थ, वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो उसमें ये है कि भारत ये चाहता है कि सब मिलकर जो है काम करें, सब कोलैबोरेट करें। बिल्कुल। और मेन मुद्दा जो आपने बताया कि भाई विश्व की जो है डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, ऐसी हो कि इंक्लूसिव हो, जिसमें कि सारे लोग जो है 50 साल 100 साल डेवलपमेंट के एक मॉडल पर, एक रोड पर हम जा रहे हैं और 100 साल बाद हम सोचते हैं कि यू टर्न ले लेना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होती है कई बार। नहीं, मगर आजकल जो है यही फोकस किया जा रहा है कि जीडीपी लेड ग्रोथ पे नहीं, हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए कि लोगों को उस ग्रोथ का कितना फायदा हो रहा है, उस पे हमारे सारे देशों को मिलकर इस पे सोच करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इस बारे में काफी डिस्कशन हुआ है पूरे जो एक साल का हमारा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सारे मसले पर क्या कुछ कहा अपने एक तरह से उद्घाटन भाषण में, उसे सुनते हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवं लोकसा हित मुखेति अथ इयं नातिसु हेवं, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए।
2,500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। बिल्कुल रुचिता मैम, जो नई बरसों पुरानी चुनौतियां हैं और वर्तमान समाज उसे समाधान चाहिए, जो मॉडर्न जनरेशन है उसे समाधान चाहिए और उसका समाधान कहीं ना कहीं मिल बैठकर ही खोजा जा सकता है। युद्धों में उसका कहीं समाधान नहीं है, कहने की एक कोशिश है। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें मिलजुल कर बरसों पुरानी जो भी हमारी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही कि वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए कि महिलाएं जो हैं उनको हमें भागीदार बनाना चाहिए अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में। ये बहुत ज़रूरी है कि जो है जो हमारा जेंडर इक्वालिटी का जो हमने लिया हुआ है एक बहुत बड़ा संकल्प, तो वो पूरा होना चाहिए और वही उन्होंने इसमें दोहराया है अपने स्पीच में। जी संजय भट्टाचार्य जी, चर्चा में अब मैं आपको लाना चाहूंगी और हम देख रहे हैं कि वैश्विक पटल पर जो चुनौतियां हैं इस समय और कहीं ना कहीं दुनिया भारत को एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। अगर मैं साउथ की बात करूं, साउथ एशिया की खासतौर पे बात करूं, तो भारत की आवाज, भारत का प्रतिनिधित्व, भारत की लीडरशिप, एक उम्मीद भरी निगाहें हैं भारत की तरफ और भारत की मेजबानी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी भारत के ऊपर भी इस मंच से जो आउटकम निकलेगा उसे लेकर। देखिए, आज के दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनका आज काफ़ी प्रगति हो चुका है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। इसमें ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है जी, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ये नया जो संगठन बनेगा, सारे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो बनेगा, उसमें ग्लोबल साउथ का जो वॉइस होगा उसको बहुत अहमियत देने की ज़रूरत है। इसी कारण के लिए जनवरी में हम लोग जब G20 का प्रेसिडेंसी लिया था, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री जी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 125 देश ग्लोबल साउथ के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग उन्होंने हिस्सा लिया था और उसके दौरान बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा की और भारत ने ये दायित्व निभाया कि ग्लोबल साउथ का जो मेन इश्यूज है उनको हम लोग G20 के सम्मुख उसको हम लोग सामने ले आएंगे। इससे जो हम लोग कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ का एक विशाल शक्ति है जिसको हम लोगों ने अपने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में सही अहमियत नहीं दिया था। अभी ग्लोबल साउथ के वॉइस से ना सिर्फ डेमोक्रेसी बढ़ेगा बट ये बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव भी होगा। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे कि आज आपने सुना कि अफ्रीकन यूनियन का जो पार्टिसिपेशन अभी G20 में शामिल होने वाला है, इससे भी हम लोग देखेंगे कि जो अफ्रीका एक उभरता हुआ कॉन्टिनेंट है, जो कि कॉन्टिनेंट ऑफ द फ्यूचर है, उसका सारा जो रोल आएगा। ग्लोबल साउथ में और भी मसले हैं, जैसे कि अभी वुमेन्स रोल के बारे में हमारा जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकाला है जो जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसमें ग्लोबल साउथ का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है और हमारा जो डेवलपमेंट का पद्धति था जिसमें हम लोग सस्टेनेबिलिटी से दूर चले गए थे, ये हम लोग जब ग्लोबल साउथ का जो ट्रेडिशनल नॉलेज लाएंगे, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाएंगे, तो हम लोग एक नया तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। बिल्कुल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात होती है तो रुचिता जी, हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के मुद्दे पर इस समय दुनिया जो है वो स्टेक पे है। खासकर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट
की शुरुआत की है और दुनिया को एक संदेश दिया है। जो तमाम एनवायरनमेंट पे पिछली बैठकें हुई हैं, COP26 हो या तमाम चीज़ें हों, उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, खासकर विकासशील देश जो कीमत चुका रहे हैं, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन भी विकसित देशों की अपेक्षा काफ़ी कम है कार्बन उत्सर्जन की मैं अगर बात करूं, तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है कि इस पर कंसेंसस बनाना और विकसित देश अपनी जिम्मेदारी समझें एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज जो है इस समय एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है और जिसका कि सोल्यूशन भी वैश्विक ही है। आप एक कंट्री जो है इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसलिए G20 में इस बारे में जो चर्चा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हम ये बता पाएंगे कि किस तरह से विकासशील देश तो भाई इसमें फंसे हुए ही हैं, लेकिन जो विकसित देश हैं उनको अपना जो भागीदारी है वो निभानी चाहिए। उनको अगर सिर्फ ये कहा जाए कि विकासशील देश जो हैं वो अपने कार्बन एमिशंस कम करें, उससे नहीं होगा। आपको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, आपको उनको फाइनेंस देना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं देते तो वो कैसे विकसित हो सकेंगे, वो कैसे ये क्लाइमेट चेंज को की प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर पाएंगे, कैसे उससे निजात पा पाएंगे। तो ये भागीदारी का है। तो भारत की यही कोशिश रही है G20 सम्मेलन की अध्यक्षता में कि वो सबके साथ मिल के एक समान जो है ओपिनियन बनाए कि भाई हमें मिलजुल के काम करना है कि ताकि हम इस मुद्दे को रिजॉल्व कर पाए। बिल्कुल। रुचिता जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन कुमार शर्मा भी जुड़े हुए हैं। पवन, वहां पर वन अर्थ समिट, वन अर्थ इस विषय को लेकर के पहला सत्र जो है वो शुरू हो चुका है और वहां की जो भी ताजा अपडेट है वो पूरा देश आपसे जानना चाहेगा। पवन। रामवीर जी, यहाँ जो है जैसा हम सभी जानते हैं 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो है वो पहला सेशन है और जैसी थीम है G20 की पहली जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, उसमें से वन अर्थ पे डिस्कशन चल रहा है इस वक्त। तो उसमें जो है 3 चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट पे वहाँ पे प्रस्ताव आएंगे, एनर्जी पे वहाँ पे प्रस्ताव आएंगे और जो खाद्य पदार्थ हैं उनको उन प्रस्तावों पे वहाँ पे चर्चा चल रही है। तो पर्यावरण का विषय जहाँ तक है, जैसा अभी अमृता कह रही थी कि कार्बन उत्सर्जन का अगर मामला हो तो उसमें जो भारत है, भारत जो है वो काफ़ी कम है। विकसित देशों के मुकाबले में भारत का जो है वो बहुत कम है और उसमें भी क्या है कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो सीधे पर्यावरण से जुड़ती है। हम यहाँ नदियों की और जो प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते हैं और ये अभिन्न अंग है भारतीय संस्कृति का। तो उसमें जो है भारत की भूमिका पहले से ही है। चाहे पेरिस COP की बात हो, वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पे बहुत चर्चा, बड़ा विषय है दुनिया का ये। तो उस पर जो है भारत पहले ही गंभीर है और 2030 तक जो अचीव करने थे लक्ष्य जो रखा गया था उसमें, तो भारत उसको अचीव कर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उस दिशा में तो भारत आगे बढ़ रहा है। तो उस पर चर्चा चल रही है अभी। बड़ी बात जो अभी आई, जैसा हम सभी ने सुना कि जब प्रधानमंत्री अभी जब इनॉग्रेशन अपना उद्घाटन भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की बात की। उन्होंने कहा कि जब G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है तो यही पूरी भावना है भारत के हर नागरिक की। और भारत के हर नागरिक ने पिछले 1 वर्ष में जब 60 स्थानों पर 200 से ज़्यादा मीटिंग भिन्न भिन्न विषयों पे भिन्न भिन्न वर्किंग ग्रुप के साथ हुई है, उसमें यही सबका साथ, सबका विकास, प्रयास और विश्वास की बात जो है वो सामने परिलक्षित हुई है। इस पे उन्होंने जोर दिया। साथ ही बड़ी बात जो अभी सामने आई है वो है कि जो ग्लोबल साउथ का मामला है, वो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है वो ज़्यादा बुलंद हुई है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया है परमानेंट मेंबर के तौर पर। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है। अभी सेशन से पहले ये सबसे बड़ा टेक अवे है कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें कि 55 देश शामिल है रामवीर जी, उसको जो है परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर जो है वो जो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष है उनको लाए चेयर पे, फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के गले लगे और जिस तरह से सभी लोगों का स्वागत हुआ, जो सेरेमोनियल वेलकम हुआ,
उस दौरान जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री सभी लोगों से मिले, लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ गले मिलने के लिए आतुर दिखे, जो उनके साथ जो आत्मीयता भरा जो पल सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ हमने देखा, वो दिखाता है कि चाहे अफ्रीकन यूनियन की बात हो या चाहे यूरोपियन यूनियन की बात हो, चाहे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, जब वो G20 में शामिल हुए हैं तो ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है वो लगातार बुलंद हुई है। मैं यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो ग्लोबल साउथ है, इसकी बड़ी बड़ी बात हो रही है कि ग्लोबल साउथ है क्या आखिर में। ग्लोबल साउथ मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीकी देश हैं और साथ में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो देश हैं, उसके साथ में एशिया के जो देश हैं जिसमें कि इजराइल, जापान और साउथ कोरिया शामिल नहीं है एशिया में, क्योंकि तीनों देश भी हैं, और साथ में ओशिनिया जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। इन देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है, और वो भी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के मुताबिक। तो ये सारे के सारे जितने देश हैं जिसमें कि अफ्रीकन देश ज़्यादा हैं, वो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर माने जाते हैं, वहाँ आर्थिक स्थिति उनकी नहीं है। और G20 जो है वो सबसे बड़ा जो है इकोनॉमिक फोरम है, उसमें जब सहभागिता अफ्रीकन यूनियन की हो गई है तो ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो ज़्यादातर बुलंद होगी। और इस ग्लोबल साउथ का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर विकासशील देश हैं सारे के सारे, तो भारत उनको लीड कर रहा है। और जो गर्मजोशी और जो आत्मीयता और थैंकफुलनेस नज़र आई अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष जब गले मिले प्रधानमंत्री से, तो ग्लोबल साउथ के बारे में इस डिक्लेरेशन में, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जब आएगा कल, जब ये समिट संपन्न होगी, तो उसमें ग्लोबल साउथ की आवाज़ जो है वो और ज़्यादा बुलंद होगी। और भारत जो है ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करते हुए ये चीज़ें हुई, अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है, तो ये बड़ी बात है। रामवीर जी, इस पर अपनी नजर बनाए रखिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। और संजय भट्टाचार्य जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है, हमारे साथ जुड़े हैं। जैसा कि पवन चर्चा कर रहे थे सर कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना कितना बड़ा टेक अवे, और ग्लोबल साउथ जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि भारत उसकी आवाज के रूप में उभर रहा है, ये इस G20 के मंच को कितना बड़ा और किस तरह से अलग टर्न देगा? देखिए, G20 का जब शुरुआत हुआ था उस समय उसका मुद्दा था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए, लेकिन जब हम नए जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया जब उसमें शामिल हो गए, तो उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी बात बहुत सेंट्रल हो गया, मेन पॉइंट बन गया। तो इसमें ग्लोबल साउथ का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। जब हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कहते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का जो रोल रहता है, जो कि सस्टेनेबिलिटी की ओर भी इम्पोर्टेंट है और डेवलपमेंट की ओर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका कैसे हम लोग हैंडल करें। हमारा जो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हमने बनाया, इससे हम लोगों ने डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ाया, इंक्लूजन को हम लोग बहुत दूर तक हम लोगों ने फैलाया, और ये ना सिर्फ ग्लोबल साउथ के लिए लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी एक मिसाल, एक उदाहरण बन चुका है। बिल्कुल। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे जो डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाए हैं, जिसमें कि एक आइडेंटिटी होता है, एक ईज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है। इसके दौरान हम लोगों ने बहुत सारे देशों को शामिल किया है, और इस समिट के दौरान, इस शिखर सम्मेलन के दौरान ये भी निकलेगा कि ये एक पथ रहेगा जिस पे चलते हुए ग्लोबल साउथ एक उदाहरण दे सके बाकी दुनिया को कि कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल भट्टाचार्य जी, जिन 6 प्राथमिकताओं को भारत ने शामिल किया है इस समिट में, इसमें हरित विकास है, जलवायु परिवर्तन है, वित्त है, समावेशी विकास है, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन है, सामाजिक आर्थिक प्रगति है और महिला सशक्तिकरण है। इनमें से पहला नंबर आप किस चीज़ को देते हैं? डिजिटल अर्थव्यवस्था को? मेरे ख्याल में पहला नंबर है जिसमें डेवलपमेंट की ओर आकर्षित हो, क्योंकि आज दुनिया देख रही है हमारे जो ग्लोबल साउथ का इच्छा है कि हम लोग तेजी से डेवलपमेंट और ग्रोथ एक्सपीरियंस करें, और इसमें जितने भी होंगे, और इसीलिए बड़े ध्यान से इन प्रायोरिटीज को चुना गया था। G20 का जब हम लोगों ने प्रायोरिटीज बनाया था, बड़े ध्यान से इनको चुना गया था, जिसमें से एक था कि हमारा जो कोलैबोरेशन हो बाकी दुनिया के साथ, उसको हम लोग आगे बढ़ा सके, क्योंकि
इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से कोलैबोरेशन कम हो चुका था, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा था, इसलिए हम लोगों ने एक नया आशा, जो कि मैं कह रहा था, देना चाहते थे। दूसरा, हम लोग ये भी चाहते थे कि ग्लोबल साउथ के अंदर बहुत सारे शक्ति है, उसको हम लोग कैसे उभरते देखें और कैसे वो एक मिसाल बन जाए। तो इसलिए एक तो है कि डिजिटल, बिल्कुल, और दूसरा हम कहेंगे कि जो अपना जो कल्चरल, जो हमारा सिविलाइजेशनल जो एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ का, उसको हम लोग कैसे सामने लाए। आप ये कह रहे हैं कि हमारा ज्ञान और उनका विज्ञान मिलकर के दुनिया को एक नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारा जो हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, उसके साथ टेक्नोलॉजी, ताकि हम जो एक फ्यूचर की बात करते हैं वो इकट्ठा हम लोग फ्यूचर में आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल। रुचिता बेड़ी जी, आपसे सवाल ये है कि हम जानते हैं कि G20 की ताकत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी। ऐसे में सम्मेलन से जो की नोट्स निकलेंगे, जो टेक अवेज निकलेंगे, वो आने वाले समय में वैश्विक पटल पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे? बिल्कुल आपने सही बात करी। मेरे ख्याल से जो भी हमारे सम्मेलन से निष्कर्ष निकलेगा, जो भी इसके आउटकम होंगे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक आउटकम तो हमने सुन ही लिया है, सबसे पहला कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो अब जो है G20 का एक परमानेंट फुल मेंबर की तरह से 55 देश और हिस्सा बन गए। 55 देश का जो ग्रुप है वो बना है। 55 देश नहीं बने, उनका जो ग्रुप है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बना। लेकिन उससे यही बात करते हैं, जो हमारा जो फोकस है ग्लोबल साउथ का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत में ही कहा था कि अफ्रीका टॉप प्रायोरिटी है हमारे देश की G20 में। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि अफ्रीका जो है वो एक 1.37 बिलियन लोग रहते हैं वहाँ पे। उनकी जो सामूहिक जो GDP है वो 3.1 ट्रिलियन है। तो इनकी जो आबादी है वो बहुत यंग है, मतलब ज़्यादातर जो है उसमें यूथ जो है पॉपुलेशन है, वो हमारे सारे देशों के लिए, पूरे वैश्विक देशों की जो इंडस्ट्री है या सर्विसेज हैं उसमें जोड़ सकते हैं वहाँ के लोग। वहाँ पे जो है 30% जो मिनरल के रिजर्व हैं वो वहाँ पर हैं। तो अगर हम लो कार्बन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण जिस तरह से हम उसको ले जाना चाहते हैं उसमें अफ्रीका का बहुत हाथ रहेगा। इसलिए भी अफ्रीका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम अपने साथ, और हमारे तो भारत की तो हमेशा से प्राचीन समय से जो है अफ्रीका से हम जुड़े हुए हैं, हमारे नाता है उनके साथ। और हमेशा से भारत की यही जद्दोजहद रही है कि अफ्रीकी देशों को हम मल्टीलैटरल स्फीयर में उनको, उनकी वॉइस जो है जुड़े। बिल्कुल। तो उसमें जो है ये बहुत ही कारगर रहे हैं हम। मिस्टर भट्टाचार्य, जो इसमें जो 6 प्राथमिकताओं की बात की है, इसमें अगर हम हरित विकास पर कुछ देर बात करें तो उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं? इसमें काफ़ी सारे चीज़ मिले हुए हैं। पहला है जो क्लाइमेट चेंज का जो चर्चा चल रहा है, जिसमें ना सिर्फ अपना ग्रीनिंग ऑफ द अर्थ है बट ग्रीन एनर्जी का भी बात है। इसमें ग्रीन बिल्डिंग्स हैं, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन टूरिस्ट सेंटर्स, बिल्कुल, ताकि इसमें एक्चुअली बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग ग्रीनिंग का हम लोग बात कर सकते हैं। और इस G20 के जो बहुत सारे मीटिंग्स हुए हैं उसके दौरान इस ग्रीन कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया है। एग्रीकल्चर पर फोकस करना भी इसमें शामिल है। एग्रीकल्चर भी बहुत शामिल है, क्योंकि आपने देखा होगा जब यूक्रेन का मसला हुआ, उसके बाद फूड सिक्योरिटी का बात बहुत सीरियस हो गया था। काफ़ी सारे देश हैं, बहुत सारे जो कि अफ्रीका में है, जहाँ पे फूड सिक्योरिटी के वजह से वो लोग बहुत वरिड थे। इस समय जो हम लोगों ने एक फूड सिक्योरिटी समिट का आयोजन किया, पहली बार ऐसा हुआ जो कि फूड सिक्योरिटी के बारे में G20 में इसका बात हुआ। इसमें जो हम लोगों ने एक लाइफ का जो बात निकाला है, लाइफस्टाइल में क्या है कि हमारे कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, जैसे इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। और मिलेट का मतलब क्या है कि हमारे देश में मिलेट है, कुछ और देशों में कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, इससे फूड सिक्योरिटी कैसे बढ़ेगा। क्योंकि फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि दुनिया भर में फूड का प्रोडक्शन काफ़ी है,
लेकिन वो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे सप्लाई नहीं होती है। और किस वजह से? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से, कुछ वॉर के वजह से। और हम लोग कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाए ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स बने रहे और फूड जहाँ पे ज़रूरत हो। इसमें इस साल का जो G20 इंडिया के प्रेसिडेंसी में हुआ है, फूड सिक्योरिटी में हम लोग ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। दूसरा, आपने हरित की बात की, ये एनर्जी सेक्टर में आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी इसमें हम लोगों ने 2 उदाहरण दिए। एक है कि हमारा जो यहाँ पे आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स भारत में है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो सोलर एनर्जी, और हम उस मामले में टारगेट से आगे चल रहे हैं, हम लोग बहुत प्रगति किया है। इसको हम लोगों ने एक इन्वाइटी की तरह से इस साल के G20 में आमंत्रण किया था। दूसरा है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो टास्क फोर्स बना है G20 के अंतर्गत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया ने भी बहुत प्रगति किया है और देशों के साथ, विकसित देशों के साथ भी काफ़ी कोलैबोरेशन R&D में हुआ है। ये ग्रीन हाइड्रोजन जो हमें आगे ले जाएगा, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो है, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि अपना जो हरित दुनिया का एक इच्छा है, इसको और हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल। रुचिता जी, चूंकि भारत का हमेशा से फोकस रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और अगर हम लंबा चलना चाहते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो किसी चीज़ के स्टेक पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई चीज़ हो, सस्टेनेबल। इसको लेकर हम क्या उम्मीद करें इस बार G20 से कि भारत का फोकस हमेशा त्वरित, समावेशी और लचीले विकास पर रहा है, और इसे लेकर चूंकि ये इस बार भारत की प्राथमिकता भी है G20 में। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारी G20 पर। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेवलपमेंट तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ऐसा हो जो कि जिससे पूरे देश का और लोगों का सबका मिल के विकास हो। और इसलिए ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़रूरी है दुनिया भर की, सिर्फ भारत की नहीं, दुनिया भर के सारे जितने विकासशील देश हैं उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये हमने जो है ऑब्जेक्टिव रखा अपना G20 में। और मेरे ख्याल से जो है हमारा जो आउटकम डॉक्यूमेंट होगा उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे तो जो है समर्थन सबकी तरफ से मिलेगा कि बिल्कुल, हम बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। और आइए रुक कर लेते हैं कि आज उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। Your Highnesses, Excellencies, नमस्कार। औपचारिक कार्रवाई शुरू करने से पहले हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले
भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बिल्कुल, रंजन भट्टाचार्य जी, संजय भट्टाचार्य जी, सॉरी। एक जो बड़ी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे और हमने 2 बार उस चीज़ को सुना कि वो एक स्तंभ की बात कर रहे हैं। अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो दिल्ली के मेहरौली में जो लौह स्तंभ है जिस पर आज तक जंग नहीं लगा है, वो हमारे ज्ञान का भी और विज्ञान का भी एक तरह से प्रतीक है। उसमें वेलफेयर ऑफ ऑल की जो बात कही गई है, वो बात कहीं ना कहीं
जाकर के समावेशी विकास के साथ जुड़ जाती है। लेकिन मेरी जो चिंता है देखने में ये भी आता है कि जब आप कैपिटलिज्म के रास्ते पर चलते हैं तो वेलफेयर ऑफ ऑल की जगह वो कई बार सेलेक्टिव होता चला जाता है और इसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस तरह की बातें भारत में शुरू भी हुई शायद। जी हमारा जो डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो हर एक समाज अपनी ओर से चुनता है और G20 में भी हम वही देखते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ है, मिक्स्ड इकोनॉमीज़ है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि पैटर्न कोई भी हो उसका उद्देश्य सेम होना चाहिए और लोगों के हित के लिए, सबके भले के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि सबका जो इंक्लूजन होना चाहिए और इंक्लूजन कैसे हो, उनके पार्टिसिपेशन से हो। आप इस बार का G20 देखिए, हम लोगों ने ना सिर्फ G20 का जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं उनके अलावा हम लोगों ने 9 और गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया था, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जिनके साथ हमारे बहुत करीब रिश्ते हैं और जो कि हमारे नेबर्स भी हैं। और इनके जो इंक्लूजन से जो हमारा ना सिर्फ G20 मजबूत होता है, ना सिर्फ ग्लोबल साउथ का वॉइस और बुलंद होता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है ग्लोबल डेवलपमेंट का वो भी और मजबूत होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें ऑलवेज वेलफेयर की ओर भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि हम लोग जब डेवलपमेंट की ओर जाते हैं तो ये विन विन सॉल्यूशंस की ओर देखें, सचमुच के जो विन विन सॉल्यूशंस हैं। और इसमें जो विन विन सॉल्यूशंस हो, इसमें अगर सबका अगर सहमति ना हो तो फिर हम सिर्फ एक पक्षीय लाभ का हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तीसरा बात उन्होंने कहा रिफॉर्म के बारे में, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे महायुद्ध के बाद गठन हुआ था, उस समय वो शायद सही था, उस समय वही संभव था। लेकिन आज का जो रियलिटी है, 21वीं सदी का रियलिटी है, वो बहुत ही भिन्न है। आप देख लीजिए कि यूएन का इतना महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर इंडिया का रोल नहीं है तो वो डेफिनेटली अनरिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका भी रिफॉर्म होना चाहिए। आप शायद देखेंगे कि जब दिल्ली डिक्लेरेशन आएगा, शायद पहली बार हम लोग देखेंगे कि इसमें मल्टीलैटरल का रिफॉर्म के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रहेगा। ना सिर्फ जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, लेकिन इकोनॉमिक, जो कि हम MDBs कहते हैं, जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। तो ये हम देखते हैं कि हम अपना जो पुरानी सभ्यता है उसके आधार पर हम लोग कैसे एक भविष्य बनाएं जिसमें सभी, सारे दुनिया के सारे देश, सारे लोग सम्मिलित हो। बिल्कुल, जब हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रुचिरा मैम, जो हेल्थ सेक्टर है, ना सिर्फ इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि स्वस्थ देश ही विकास करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है और इस पर प्रधानमंत्री का सबसे ज़्यादा जोर भी है। और अगर हम डिजिटल हेल्थ की बात करें तो भारत ने जिस तरह से तरक्की की है उसमें वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए भी उदाहरण है। अभी संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि डॉक्टर कारिन क्लांडर ने भी कहा कि भारत का डिजिटल स्वास्थ्य पर ध्यान दूसरे देशों के लिए एक मॉडल हो सकता है। इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि खासकर कोविड पैंडेमिक के बाद जो है ये हेल्थ जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है पूरे विश्व भर के लिए कि हम कैसे जो है अपनी सुरक्षा करें, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी। और भारत तो जो है हमेशा से ही इसके लिए फोरफ्रंट में रहा है। सिर्फ आपने कोविड में भी देखा, कोविड में भी आपने देखा है कि ग्लोबल साउथ में जो है किस तरह से भारत ने सबके साथ जुड़कर जो है उन सबकी मदद करी। जो हमारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था, उससे जो है हमने पूरे विश्व भर में जो है कोविड वैक्सीन पहुंचाए, कोविड से रिलेटेड दवाइयां पहुंचाई। तो पूरे विश्व में इस समय महामारी से हम डील कर चुके हैं, इसलिए हेल्थ जो है एक बड़ा मुद्दा है। तो पूरे सारे सबको एकजुट होकर
ऐसी सॉल्यूशंस निकालने चाहिए ताकि हमारे देशों में जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उसका निदान मिले। बिल्कुल। और ये ही इसीलिए प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है कि बिल्कुल और रामवीर, कोरोना जिस तरीके से आया देश और दुनिया में, उसने दिखा दिया क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं किस तरीके से अपनी पटरी से हिल गई। कैसे महामारी आपको घुटने पे ला सकती है, इसलिए जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो सबसे अहम प्रायोरिटी हो जाता है कि इस तरह की चीजों से हमें कैसे डील करना है। हमारी और टेक्नोलॉजी, उस समय जो विज्ञान, उस समय जो वैक्सीन मैत्री की जो बात की रुचिता मैम ने, शायद वही वजह थी कि दुनिया भर की सहानुभूति भारत ने बटोरी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात ये आगे आज बढ़ रही है। वो लीडरशिप उसी लिए मतलब ये केवल जस्ट कूटनीति नहीं है, ये भारत का एक भाव है। और उसी की वजह से ये जो बात निकल करके आई कि धरती एक है और उस धरती पर रहने वाले लोग एक ही परिवार हैं और उनका भविष्य भी एक ही है, शायद इसी भाव की वजह से आज दिल्ली की तरफ दुनिया भर की निगाहें हैं, उन लोगों की भी जो आए हैं और उन लोगों की भी जो नहीं आए हैं या नहीं आ सके हैं। लेकिन नजर उनकी यहीं पर है और रामवीर शायद इसीलिए थीम भी रखी गई वसुधैव कुटुंबकम। पवन हमारे साथ हैं, लगातार भारत मंडपम से पल पल का अपडेट हम बहुत तक पहुंचा रहे हैं। पवन, ये भी जानना चाहेंगे कि आगे के जो कार्यक्रम हैं वो किस तरीके से शेड्यूल हैं, इस वक्त क्या चल रहा है। जाहिर तौर पे वहाँ का जो माहौल है वो बहुत खुशनुमा होगा और इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर आए हैं, किस तरह की गतिविधियाँ वहाँ पर इस वक्त? अमृता, गर्मजोशी तो हमने तस्वीरों में देखी ही। जो भी राष्ट्राध्यक्ष आया प्रधानमंत्री से गले लगने के लिए आतुर दिखा, तो और उनकी जो पर्सनल जो टच है प्रधानमंत्री के साथ वो भी स्पष्ट रूप से दिखा हमें। तो अभी क्योंकि पहला सेशन चल रहा है, 1:30 बजे तक का समय है। अगर मैं आगे की शेड्यूल की बात आपसे करूं तो 1:30 बजे तक ये पहला सेशन चलेगा वन अर्थ का, और उसके बाद जो है 1:30 बजे के बाद जो है बायलैटरल मीटिंग्स जो है वो शुरू होंगी। भारत के प्रधानमंत्री भी आज जो हैं वो लगभग 12 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। 3 राष्ट्राध्यक्षों से वो कल मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री उनसे वो मुलाकात कर चुके हैं। 3 बायलैटरल मीटिंग्स हो चुकी हैं भारत की तरफ से। आज जो है ब्रिटेन से, जापान के साथ, इटली के साथ, इन देशों के साथ, फ्रांस के साथ, इन देशों के साथ जो है विकसित जो देश हैं उनके साथ जो है बायलैटरल मीटिंग्स प्रधानमंत्री की होंगी। मल्टीलैटरल मीटिंग्स तो चल ही रही है क्योंकि पहला सेशन चल रहा है वहाँ पे। तो उसमें बड़ी बात, एक बात क्योंकि हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का नैरेटिव है कि पूरी धरा को जो है वो वसुधा को एक परिवार के रूप में भारत समझता है, वो नैरेटिव पूरे विश्व में जाएगा। एक ये टेकअवे है। दूसरा साउथ, ग्लोबल साउथ का जो है मामला, अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद। तीसरी जो बड़ा टेकअवे होने वाला है इसमें अमृता, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भारत उसको भी लीड कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो जनसंख्या है दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 140 करोड़ के करीब है, और सबको आधार कार्ड जो है वो डिजिटली वो बना है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है अपने आप में अमृता। और जो विकासशील देश है जिसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, वो देश जो विकासशील देश है उनके लिए ये भारत उस मामले में सहयोग कर सकता है। यूपीआई के मामले में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अमृता। और जहाँ तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी है, लगभग 42 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं जिनका कि सीधा लाभ जो है आम नागरिक तक पहुंचा है। जनधन जो अकाउंट है वो लगभग 49 करोड़ के करीब खुले हैं भारत में। तो ये कई देशों की तो जनसंख्या नहीं है अमृता, इतनी छोटे छोटे देश हैं। अब यूपी जो जितना हमारा प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया उतना बड़ा है, उतनी जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं कि जो विकसित देश भी हैं चाहे दुनिया के, वो भारत से इस मामले में सीख सकते हैं। और डिजिटल पेमेंट की बात हो, डिजिटल इंडिया हो रहा है, सभी में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है भारत में। और सबसे ज़्यादा डाटा कंज्यूमर जो है दुनिया का वो भारत है अमृता। तो इस मामले में जो विकासशील देशों में, चाहे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में भारत ने माइलस्टोन स्थापित किए हैं। और भारत की कंपनियां जो हैं दूसरे देशों में जाकर
विकासशील देशों में जाकर भी वहाँ टेक्नोलॉजी के रूप में उन देशों की मदद कर रही है। और डिजिटली पूरे भारत को जोड़ने की अगर बात हो तो उसमें मदद की जा सकती है। जैसे मैं एक बात करूं आपसे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें 13 करोड़ किसानों को एक क्लिक पर जो है वो उनके अकाउंट में सीधा पैसा चला जाता है। तो ये बड़ी बात है कि 13 करोड़ किसानों को एक क्लिक पे सीधा फ़ायदा जो दिया जाता है, एक साल में 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं भारत सरकार की तरफ से, वो सीधा पहुंचता है 3-3 महीने के अंतराल के बाद उनको। तो 13 करोड़ की जनता को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और बाकी बहुत सारी परियोजनाएं, उज्ज्वला है, चाहे गैस सब्सिडी है, वो सारी की सारी आम जनता को, आम गृहिणी को, देश के आम नागरिक तक सीधी पहुंचती है। तो इस मामले में भी जो ये आंकड़ा मैं आपसे कह रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। और विकासशील देश जो जिनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है, उस मामले में भारत जो है उनको लीड कर रहा है, क्योंकि G20 एक बड़ा इकोनॉमिक फोरम है। और जो ये विकासशील देश है जिनकी बात हो रही है, अफ्रीकन यूनियन के देश हों तो, और जो विकासशील देश हैं जो इसमें शामिल है, 125 देशों के 1 लाख से ज़्यादा डेलीगेट्स पिछले 200 बैठकों में, जो कि 60 शहरों में भारत में हुई है अमृता, वो उनको भारत की संस्कृति और भारत की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे परिचय करवाया है भारत ने। तो ये मददगार साबित हो सकता है उन विकासशील देशों के लिए जो कि अब G20 का पार्ट है। और जब अफ्रीकन यूनियन को एक प्रेजेंटेशन मिल गई है परमानेंट सदस्य के रूप में G20 में, तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी जो भारत है वो विकासशील देशों की मदद कर सकता है। ये एक बड़ा टेक अवे होने वाला है अमृता G20 समिट में। बिल्कुल, तो ये टेक अवेज संजय